ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमारी लाइफ का एक पार्ट है। यस, ये सिर्फ बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि हमारी पूरी लाइफ से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी ट्रिप पर जाना हो तो अक्सर हमारे पेरेंट्स जो है, हमारी फैमिली जो है, हमें कंसर्न शो करती है कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, नहीं जाना या जाना है, किस तरह से सारी चीजें हैं। तो वो सारी जो कंसर्न्स होते हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्शंस ही होते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे तो आपके इर्द गिर्द हर जगह ऑब्जेक्शंस ही ऑब्जेक्शंस हैं। इनफैक्ट आप खुद भी कई चीजों के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे होते हो। तो सबसे पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ऑब्जेक्शन अगर आपको आपके क्लाइंट की तरफ से, आपकी लीड की तरफ से, आपके प्रोस्पेक्ट की तरफ से आ रहा है, रिलैक्स। इट्स टोटली नॉर्मल, इट्स टोटली फाइन, इट्स ओके। ठीक है, खुद को रिलैक्स करें। आप ऑब्जेक्शन के वर्ड को एक एलियन की तरह समझते हो, और अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आ गया, फॉर एग्जांपल उसने कह दिया इसमें इन्वेस्टमेंट भी होगी, मेरे पास तो टाइम नहीं होता, मेरा तो बैड एक्सपीरियंस है, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड आप उसी वक्त अपना दिल हार जाते हो और आप एक नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को सराउंड कर लेते हो, और आपको लगता है कि ये पर्सन तो अब करेगा ही नहीं, मेरे साथ तो मूव ऑन ही नहीं करेगा, ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। और उस बेसिस के ऊपर, उस नेगेटिविटी में आप अपना कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ बिलीफ लूज कर देते हो। और जब आप उसके साथ कम्युनिकेट करने की ट्राई भी करते हो, आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अगले इंसान पर आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है और आप ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहे होते हो। राइट। सो आप लोगों को इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इस तरह की सिचुएशंस में आपने सबसे पहले खुद को काम एंड कंपोज रखना है, एंड अपने ऊपर बिलीव रखते हुए आगे बढ़ना है, एंड कंसिडर इट लाइक अ गेम। राइट। इसको एक गेम की तरह लो कि ओके, दिस इज द नेक्स्ट मिशन दैट आई हैव, कि मुझे इसका ये कंसर्न क्लियर करना है कि भाई इस प्रोडक्ट के बारे में इसको कंप्लीट नॉलेज चाहिए। ओके, मेरा नेक्स्ट मिशन ये है कि मुझे ये चीज क्लियर करनी है कि मैं इसको कौन सा प्लान प्रोवाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कि आप ये वाला पैकेज डन करो और इस बेसिस पे आपको इतना रिटर्न मिलेगा, इसको मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी किस तरह से दूँ। जस्ट कंसिडर इट लाइक अ गेम। आपके डिफरेंट मिशन हैं, एंड आफ्टर द मिशन आर कंप्लीटेड, उसके बाद आप उस गेम को विन करते हो। सो कंसिडर इट लाइक दैट। और ऑब्जेक्शन आपको स्टार्ट में भी आएंगे, इन द मिडल ऑफ द डील भी आएंगे, और जब आप क्लोजिंग कर रहे होगे आपको तब भी आएंगे। एंड इन फैक्ट, जब आपका वो पर्सन आपकी टीम का पार्ट बन भी चुका है, या उसने आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस परचेज भी कर लिया, उसके बाद भी चांसेस होते हैं कि बाद में भी आपको डिफरेंट जगहों पर ऑब्जेक्शंस आते हैं। सो अंडरस्टैंड दैट कि ऑब्जेक्शंस इज पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, इज द पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है। और इसको जितना कंट्रोल्ड वे में आप लेकर चलोगे, जितना आप खुद इसके ऊपर डोमिनेट करोगे, जितना खुद आप इसके ऊपर अथॉरिटेटिव रहोगे, उतने बेस्ट वे के अंदर आप अपनी डील्स को क्लोज कर सकते हो। अगर ये ऑब्जेक्शंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं माय फ्रेंड्स, देन दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप इन ऑब्जेक्शंस को कंट्रोल कर रहे हो, यू गॉट दिस। सो लेट्स प्रोसीड विद इट। एंड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ, इसको अपने पास जरूर लिख लें, जहां पर समझ में नहीं आता वहां पर रोकें, दोबारा वीडियो देखें, एंड जस्ट राइट इट डाउन। क्योंकि ये जो मैं आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही हूँ, इस बेसिस पे आप किसी भी किस्म का ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो हाजिर दिमागी के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज, आपको कोई भी आपका क्लाइंट, आपका लीड, आपका प्रोस्पेक्ट, आपका कस्टमर, आपका डाउनलाइन, आपका क्रॉस लाइन, आपका टीममेट, आपका अपलाइन, अपलाइन भी कई दफा ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं। कोई भी पर्सन है जो आपके सामने एक ऑब्जेक्शन लेकर आ रहा है, प्लीज लिसन एक्टिवली। हम लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, हम इस पार्ट को निग्लेक्ट करते हैं, बट आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल आपको आंसर्स देती है। ठीक है। आपने जब उसके ऑब्जेक्शन को सुनना है तो बड़े ही गौर से सुनना है कि उसने किस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है, उसने किस तरह की वर्डिंग्स का इस्तेमाल किया है, वो किस तरह की चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो वो ऑब्जेक्शन दे रहे होते हैं, अक्सर वो ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन नहीं होता, उसमें ही एक छुपा हुआ ऑब्जेक्शन होता है। जैसे अक्सर हमारे पास सबसे नॉर्मल बात आती है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी होगी, या हम इतने पैसे कहाँ से पे करेंगे, मैं तो पैसे नहीं पे कर सकती, आई एम ब्रोक, व्हाटसोएवर। लेकिन कभी भी ये एक्चुअल ऑब्जेक्शन नहीं होता। मनी इज नॉट एन ऑब्जेक्शन। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है किसी को स्कैम का डर हो, किसी को कैन आई डू इट का फियर हो, किसी के पास कंप्लीट मार्केटिंग प्लान अवेलेबल ना हो, किसी के पास टाइम इशू हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो असल प्रॉब्लम कभी भी वो वाला ऑब्जेक्शन मोस्ट केसेस में नहीं होता। कुछ केसेस में वो चीज हो भी सकती है, फिर आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन अपनी स्ट्रांग रखनी है, और उस ऑब्जर्वेशन को आपने कनेक्ट करना है उस क्लाइंट के होमवर्क के साथ जो आपने उस पर किया हुआ है। होमवर्क क्या है कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसके पेन पॉइंट्स क्या है, क्या चीजें उसको अपनी लाइफ में तंग कर रही हैं, क्या चीजें वो अपनी लाइफ में चाहता है, किस तरीके से उसने आगे बढ़ना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। उसके साथ आप कनेक्ट करो कि अच्छा यार, इसको ये वाला प्रॉब्लम था, हो सकता है आगे इसने कंटिन्यू वे के अंदर जो है उसके बारे में सोचा है कि हाँ यार, ये वाला इशू मेरे साथ पहले भी था, ये आगे भी कंटिन्यू होगा, तो मैं तो ये नहीं कर सकता, मिसाल के तौर पे। तो आपने उस चीज के ऊपर उसको क्या रिस्पॉन्स देना है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जिसको टाइम इशू है। एक हाउसवाइफ के लिए टाइम इशू डिफरेंट चीज है, और एक स्टूडेंट के लिए टाइम इशू डिफरेंट चीज है।
प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। हाउसवाइफ के लिए उसकी फैमिली उसकी प्रायोरिटी पे होती है, उसके बच्चे उसकी प्रायोरिटी पे होते हैं, उसको अपने घर की बाकी सारे कामों को जो है देखना होता है, चलना होता है उसके मुताबिक। स्टूडेंट के लिए उसकी स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपने घर वालों से इन सब चीजों से इतना ज्यादा इशू नहीं होता। उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी स्टडीज, उसके एग्जाम्स, उसके असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, प्रॉप्स वगैरह, ये सब चीजें होती हैं। तो ये उन दोनों के लिए डिफर करता है। जो रूटीन आप एक हाउसवाइफ को प्रोवाइड कर सकते हो, जो आइडियाज आप हाउसवाइफ को प्रोवाइड कर सकते हो, वो आप एक स्टूडेंट को नहीं कर सकते। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरलाइज वे में डील करना स्टार्ट कर देते हैं, हम जनरल ऑप्शंस देते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने इसके ऊपर टाइम लगाकर आपको समझाया कि आपने क्यों सुनना है। लेट द अदर पर्सन स्पीक। उनको बोलने दें जितनी देर वो बात कर रहे हैं, ठीक है। उनको बात करने दें ताकि वो प्रॉपरली अपने ऑब्जेक्शन को कम्युनिकेट कर दें। 80-20 के रूल को फॉलो करें, 80% उनको बोलने दें और 20% आप बोलें। और जब उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन क्लियरली आपके सामने रख दिया है, आपने उसको एक्नॉलेज करना है। एक्नॉलेज करने का क्या मतलब है? आपने फौरन ही रिएक्टिव नहीं होना, फौरन रिएक्ट नहीं करना। जी नहीं, ऐसे नहीं होता, आप गलत कह रही हैं मोहतरमा, ऐसा नहीं है, नो 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 नो। आपने इस तरह की चीज नहीं करनी। आपने उस चीज के ऊपर उनके साथ अग्री करना है। लिखे अपने पास, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ओके, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। आपने कभी भी ये चीज नहीं करनी कि आप उनको जो है एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो और आप ऑपोजिट साइड के ऊपर उनके साथ कनेक्ट कर रहे हो कि नहीं जी ऐसा नहीं है, वैसा है, ये है। उससे क्या होगा, वो एकदम डिफेंसिव हो जाएंगे कि अच्छा इसने तो मुझे इनकार कर दिया, मतलब ठीक है, लड़ाई करनी है, आओ भाई फिर मैं बताती हूँ। ठीक है। तो आपने उस साइड पर नहीं जाना। एक चीज को ध्यान में रखें, आपने कॉन्वर्सेशन के अंदर अपने आप को कंट्रोल में रखना है और अपने कंट्रोल उसको लेते हुए आपने डोमिनेट करना है, बट उसको ये चीज फील नहीं होने देनी। ये एक आर्ट है, ठीक है। ये आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, आपके कॉन्फिडेंस पे भी डिपेंड करता है, जिसके ऊपर आपको आगे अभी फ्यू डेज में ट्रेनिंग मिल भी रही होगी, जो 21 डे चैलेंज का ही पार्ट है। ये चैलेंज ऑलरेडी चल रहा है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई है काइंडली उसको देखें और ये प्रॉपर चैलेंज अपना कंप्लीट करें। एक एक स्टेप इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोगों ने इसी चीज के ऊपर बात करनी है और आप लोग जरूर उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। एनीवेज, वंस यू हैव एक्नॉलेज द ऑब्जेक्शन, जिसके अंदर आप उनको सिंपली बोल सकते हैं कि आई अंडरस्टैंड। टाइम इशू बिल्कुल होता है, मिसाल के तौर पर उसने टाइम का ऑब्जेक्शन दिया तो मैं आगे ही बोलूंगी आई अंडरस्टैंड, टाइम इशू बिल्कुल मौजूद होता है एंड हम लोग अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट चीजों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी एक साइड हसल के लिए टाइम निकालना, फिर अपनी फैमिली को मैनेज करना, अपनी स्टडीज को देखना, बाकी एक्टिविटीज को देखना। आई टोटली गेट इट, डोंट वरी। मैं आपको इसके ऊपर ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो आपने एक्नॉलेज करना है ताकि एकदम आप जब आप उसके साथ आप अग्री करोगे तो उस इंसान को क्या फील होगा, साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें, ये बहुत डीप पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसको क्या चीज समझ में आएगी कि अच्छा यार इसने इसको भी ये प्रॉब्लम है, तो आप क्या हो गए, रिलेटेबल हो गए। फील फेल फाउंड वाला आपका एक सिनेरियो आ गया कि भाई हाँ मैंने आपको अंडरस्टैंड किया है। फील फेल फाउंड मैंने आपको लास्ट ट्रेनिंग के अंदर पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, राइट। तो उसको वो पहले एक फीलिंग आ गई कि हाँ यार ये बंदी सही कह रही है, या ये बंदा मुझे सही कह रहा है, इसको भी ये चीज फील हुई है, इसका मतलब है कि इनके पास इसका सोल्यूशन मौजूद है। तीसरे यहाँ पे पॉइंट आता है कि आपने उनसे क्लेरिफिकेशन लेनी है। अब क्लेरिफिकेशन का क्या मतलब है? उन्होंने जो आपको ऑब्जेक्शन दिया, आपने उसको एक्टिवली सुना, उसकी समरी बनाकर दोबारा से उनसे सवाल करें। मिसाल के तौर पे किसी ने अगर कहा कि उसको मनी इशू है, ठीक है। मैं इस चीज के ऊपर उन्होंने मुझे बहुत डिटेल में बताया कि भाई हम लोग इतने बहन भाई हैं, मेरी स्टडीज के और बाकी हर चीज के अखराजात जो हैं बाबा संभालते हैं, वो अकेले ही मेनली अर्न कर रही हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो मेरे लिए इस पैकेज को अवेल कर सकते हो। हमें मनी का बहुत ज्यादा इशू है, इसलिए मेरे लिए तो बिल्कुल मुमकिन नहीं हो पा रहा कि मैं आपकी टीम का पार्ट बन सकती हूँ। डारा डारा डा। अब इस तरह के केस के अंदर क्या होगा कि मैंने उसकी कंप्लीट बात सुनी, सब चीजों को अंडरस्टैंड किया और उसके बाद मैं उनसे दोबारा पूछूंगी कि ऑलराइट, लेट मी नो दैट जुबिया, क्या आपका मेन इशू, आपका मेन ऑब्जेक्शन, या आप इसको बल्कि ऑब्जेक्शन का वर्ड आप यूज नहीं करोगे, ना ही आप इशू का वर्ड यूज करो, आपको चैलेंज, ठीक है। आपका मेन चैलेंज ये है कि आप अपनी मनी अरेंज करना चाहते हो और आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं हो रही किसी भी तरीके से कि आप उसको अरेंज कर सको। आपने अपने घर वालों से बात कर सकते हो, ना ही आपके साथ कोई और कनेक्टेड है जिससे आप उसको बोरो कर सकते हो, क्या ऐसा ही है? मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। चैलेंज का वर्ड यूज कीजिएगा। इससे ये चीज होती है कि वो ना एक पॉजिटिव माइंडसेट उसकी तरफ जाता है कि हाँ भी ये एक चैलेंज है और चैलेंजेस वही होते हैं जिनको आप पार करके जीत सकते हो। सही हो क्या? तो इससे क्या हुआ, आप उनको क्लेरिफाई कर रहे हो। कोई भी किसी किस्म का भी ऑब्जेक्शन है, किसी ने अगर कहा कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे प्रोडक्ट्स लेनी चाहिए या नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, ब्ला ब्ला ब्ला, तो मैं उसके अंदर उनसे दोबारा से क्लेरिफाई करूंगी कि ऑल राइट आयशा, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, आई फील लाइक आपको ये चीज प्रॉपरली क्लियर नहीं हुई है कि ये प्रोडक्ट आपको कैसे बेनिफिट दे रही है और इस बेसिस पे आप दूसरे लोगों को कैसे बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हो। आप इस बात पे क्लियर नहीं हो। एम आई करेक्ट? यू नीड मोर प्रोडक्ट नॉलेज।
आप समझ रहे हो? तो एक दफ़ा आपने उसे क्लैरिफ़ाई कर लिया, ताकि अगर कोई पॉइंट रह भी गया है, तो वो आपको उसके ऊपर अपडेट कर लेगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा बेस्ट पॉइंट यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अगले इंसान को फ़ील करवा रहे हो, आई विल सी यू, आई डू लिसन टू यू, आई डू अंडरस्टैंड, आई गॉट दिस। मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आप एक्चुअली इनडायरेक्टली ये बात उसके सामने रख रहे हो कि हाँ भी मैं एक्टिवली इस बात को सुन रही हूँ, आई एम योर मेंटोर एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट विद इट। राइट? फोर्थ पॉइंट क्या है, आपने एम्पैथी एक्सप्रेस करनी है। एम्पैथी क्या होता है, अपने आप को दूसरे इंसान के कदमों में रख के सोचना। फॉर एग्जाम्पल, यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन इन देयर शूज। अगर आपका क्लाइंट है तो आप अपने आप को उस क्लाइंट की जगह पे रखकर सोचो कि उसके क्या प्रॉब्लम्स है, उसने आपको अपनी स्टोरी बताई, खुद सोचो कि अगर आप उसकी जगह होते तो आपके जहन में क्या चल रहा होता और क्या सब चीजें होती। उस बेसिस के ऊपर आप यहाँ पर उनके साथ एक सेंटिमेंटल इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करोगे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक हाउसवाइफ है, उनके हस्बैंड उनको नहीं सपोर्ट करते इस लिहाज से कि उनको फाइनेंशियली थोड़ा सा इंडिपेंडेंट कर दे, उनको खर्चे वगैरह नहीं देते और उनके बच्चे भी हैं एंड शी इज वेरी मच वरीड अबाउट इट। तो मैं यहाँ पे एम्पैथी उनसे कैसे एक्सप्रेस करूंगी कि आई टोटली गेट इट, आई अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपको सारे इश्यूज आ रहे हैं और आपके हस्बैंड आपको उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे। एंड ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है यार, मतलब देखो, सारा दिन घर में काम करना, बच्चे संभालना, सब चीज़ें करना, और इसके बाद भी अगर आपको इस तरह के छोटे छोटे खर्चों के मसले मसाइल हैं, तो फिर इंसान के जहन में आता है कि यार चलो मैं खुद कुछ कर लूँ। दिन में थोड़ा बहुत टाइम निकलता है, 1-2 घंटे निकाल के बंदा काम कर ले, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर, मुझे अच्छा लगा कि आप अपने लिए जो हो थोड़ा सा टाइम निकालना चाह, खुद को वैल्यूएबल फील करवा रहे हो, आप खुद फील कर रहे हो कि हाँ यार मुझे कुछ करना है, सो आई फील गुड अबाउट इट। समझ रहे हो? आपने एम्पैथी एक्सप्रेस करनी है। इसका मतलब देखो, एम्पैथी और सिंपैथी दो वर्ड्स हैं, इनमें डिफरेंस होता है। सिंपैथी होता है कि आप अगले इंसान को उस तरह से फील नहीं करते और आप बस ऊपर ऊपर से कहते हो कि हाँ भाई ठीक है, सही है, ओके फाइन। जैसे ये होता है हमारे नॉर्मल फ्रेंड्स में, कोई हमें आके कोई प्रॉब्लम बताते हैं, हम लोग बस ऊपर ऊपर से देखते हैं और थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन यही कोई हमारी बहुत क्लोज फ्रेंड हो, कोई भी बेस्ट फ्रेंड हो, या कोई भी हमारा फैमिली मेंबर हो जिसके साथ हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो हमें कोई बात बताते हैं तो हम उनकी गम में गमगीन हो जाते हैं, उन्हीं की खुशी में खुश हो जाते हैं। राइट? उसे कहते हैं एम्पैथी। तो आपने एम्पैथेटिक होना है। और ये चीज क्यों? क्योंकि देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब है, कितनी दफा मैंने आपको बताया, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, जब तक आप उसकी प्रॉब्लम के अंदर उसके साथ नहीं हो तो आप उसका सोल्यूशन कैसे निकाल पाओगे? तो आपने एम्पैथेटिक होना है, एंड ट्रस्ट मी, एवरीबडी लव्स एन एम्पैथेटिक पर्सन। जो पर्सन अगले इंसान को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, उसको इस तरह का इंसान पसंद होता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली, अगर आप लोग मेरे साथ एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वी ऑल नीड अ लॉयल फ्रेंड। राइट? वी ऑल नीड अ लॉयल फ्रेंड। हम सबको एक लॉयल फ्रेंड चाहिए जो हमें अंडरस्टैंड करता हो, हमारी बात को समझ सकता हो, हमारे साथ उस चीज के ऊपर कनेक्ट कर सकता हो, और हमें किसी किस्म की जजमेंट ना दे, इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। हमें कोई एक लॉयल इंसान हमारी लाइफ में चाहिए होता है। हर पर्सन को ऐसा इंसान पसंद है, ठीक है, जो हमारी बातों को सुन रहे, दैट पर्सन कैन लिसन टू आवर रैंट एंड डोंट से एनीथिंग अबाउट इट एंड बी ओके विद इट, जस्ट दे आर एक्टिवली लिसनिंग एंड बीइंग देयर टू सपोर्ट। राइट? तो हमें ये चीज पसंद होती है। सो यही चीज आप देखो कि आपके क्लाइंट के साथ भी है, कि उसको आज तक किसी ने उस तरह से इंपॉर्टेंस फील नहीं करवाई, उस तरह से एम्पैथेटिक फील नहीं करवाया, तो उसको अच्छा लगेगा कि यार मेरा मेंटोर या मेरा अपलाइन जो मेरे साथ कनेक्टेड है, दैट पर्सन रियली केयर्स अबाउट मी एंड यू डोंट हैव टू फेक इट। आपको एक्चुअली में ये चीज करनी है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने इर्द गिर्द जितने भी लोगों के साथ कनेक्टेड है उनको समझता है, एम्पैथेटिक होते हुए। फिफ्थली, आपने क्या चीज नेक्स्ट स्टेप में करनी है कि आपको उनको एक स्टोरी बतानी है और उस बेसिस पे क्वेश्चन पूछना है। स्टोरी किस तरह से बनाते हैं, इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, मैं आई बटन में ऐड कर दूंगी, उसको जाके देखें। अपनी स्टोरी क्रिएट करें और आपको अपनी टीम की भी हर पर्सन की स्टोरी के बारे में मालूम होना चाहिए, ताकि आप उसको भी कोट कर सकते हो। आपने एक स्टोरी बतानी है और उस बेसिस के ऊपर उनका एक जो ऑब्जेक्शन है उसको आप प्रॉपर्ली बेसिकली रिफ्रेम कर रहे होगे, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली। और उस तरह से आप उनको क्वेश्चन कर रहे हो। किस तरह से होगा ये मैं आपको भी आगे एग्जांपल देके भी समझाऊंगी, डोंट वरी, जस्ट अभी आप लोग स्टेप्स को नोटिस करो। क्यों? क्योंकि देखो, असल ऑब्जेक्शन के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्शन छुपा हुआ है, तो आपने उसको निकाल के सामने रखना है। तो आप उसको रीफ्रेम करोगे। अगर तो वो ऑब्जेक्शन आपका उन्होंने बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया और आपको लग रहा है कि नहीं इसके पीछे और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यही एक्चुअल है, फिर आप उसको भी एड्रेस कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि उस ऑब्जेक्शन के पीछे कोई ऑब्जेक्शन छुपा होता है और आपको वो कुरेदना होता है। ठीक है? मतलब आपको वो सामने लेकर आना होता है, और जब आप एक स्टोरी बताते हो और एक क्वेश्चन उनसे करते हो तो वो उसके बाद रिफ्रेम में हो जाता है, नया ऑब्जेक्शन सामने आ जाता है, एक्चुअल ऑब्जेक्शन सामने आ जाता है। ठीक है? किस तरीके से, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी भी, डोंट वरी। देन आपने क्या करना है, फिर उसके मुताबिक उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उनको गाइड करना है, उसके बारे में उसको सोल्यूशन देना है, उसको प्रॉपरली वैल्यू प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है,
जिसको टाइम का इश्यू है, आप उसको प्रॉपर्ली डिटेल्ड वे में बताएँ कि आप किस तरह से ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हो, किस तरह से आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, कितना टाइम ऑन एवरेज आपको देना पड़ता है, किस टाइम के अंदर ज़्यादा प्रेफरेबल होता है या क्या टाइम फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अगर कोई पर्सन किसी दिन काम नहीं कर पा रहा, तो आप पीछे से उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हो। आपका किस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट है, आपका किस तरह का एक कल्चर है टीम के अंदर, आप लोग किस तरह से एक-दूसरे को लेकर चल रहे होते हो, किस तरीके से एक-दूसरे को गाइड करते हो, सपोर्ट करते हो। ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स, ठीक है, आपकी क्या-क्या चीज़ें ऑलरेडी ऑटोमेटेड हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको टीम ही प्रोवाइड कर रही है, किन चीज़ों पे उनको वर्कआउट करना है, क्या आप उनको स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर सकते हो या उन जैसा कोई और पर्सन अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर है, आपकी टीम में भी कोई डॉक्टर है तो आप उनके साथ उनकी बात भी करवा सकते हो, विदिन अ फ्यू डेज़ आप उनके साथ एक उनकी कॉल रखवा सकते हो। आफ्टर यू एक्सप्लेन एवरीथिंग कि इस तरह से आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज कर लो। तो यू हैव टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन और ये आपके यहाँ पे टूल्स इस्तेमाल होते हैं। आपने वो देखना है कि भई उस ऑब्जेक्शन के ऊपर आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहे होगे। देन आपको सोशल प्रूफ यूज़ करना है। सोशल प्रूफ क्या है? जैसे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दी एक डॉक्टर वाली, तो वो आपकी जो कॉल होगी वो बेसिकली वही चीज़ है। अगर आप उसी वक़्त उनको ऐड अप करना चाहते हो दैट्स अप टू यू, अदरवाइज़ आप 1-2 घंटे के बाद भी उनके साथ कॉल दोबारा से रख सकते हो और उसके अंदर उन पर्सन को साथ में कनेक्ट कर लो। या फिर आप उनका कोई भी मैसेज, उनके कोई भी उनका कोई पे आउट आया था, वो उनके साथ शेयर कर सकते हो कि देखो ये भी एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं और इन्होंने इतना पे आउट इतने दिनों में काम करके निकाला जबकि इनकी इस तरह की रूटीन चल रही थी। उसके अंदर भी आपने प्रॉपर स्टोरी ही इनकॉर्पोरेट करनी होती है। ऑलवेज़ रिमेंबर स्टोरी सेल फैक्ट्स टेल, ठीक है? तो आपने हमेशा स्टोरी बतानी होती है, उससे ज़्यादा अच्छे से अगले इंसान को बात समझ में आती है। देन आपने उसकी जगह और अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देने हैं कि इसकी जगह आप ये चीज़ भी कर सकती हैं। अगर उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल शाम के वक़्त अपना टाइम निकाला है, तो आप चंक्स की फॉर्म में टाइम निकाल लें। अगर आपके पास एकदम 2 घंटे नहीं निकलते, आप पूरे दिन के अंदर 15-15 मिनट के चंक्स बना लें और उस तरह से अपना टाइम डिवाइड करके उसको कंप्लीट कर लें। इस तरीके से आप डिफरेंट उनको सॉल्यूशंस दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैकेज है जो उनसे नहीं डन हो रहा, आप उसके अंदर उनको डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हो कि अच्छा आपसे अगर ये पैकेज नहीं डन हो रहा तो आप सेकंड टॉप पैकेज इस तरह से कर लें और उस अमाउंट को अरेंज करने के लिए आपके पास ये 5 सॉल्यूशंस हैं जो हम लोगों ने यूटिलाइज़ किए, आप भी यूज़ कर सकती हैं। उनको प्रॉपर सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करें और उस बेसिस के ऊपर उनसे पूछ लें कि आपके लिए क्या सूटेबल है। दिस इज़ हाउ यू कैन गेट इट डन एज़ वेल। तो आप इस तरह से डिफरेंट उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हो। एंड 10th लास्ट स्टेप इसके अंदर ये होगा ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का कि आपने उनसे एग्रीमेंट लेना है, आपने उनसे उनकी रज़ामंदी लेनी है, उनसे उनकी दिली सैटिस्फैक्शन के बारे में पूछना है कि इज़ दैट ओके विद यू? आपके लिए ये चीज़ें सूटेबल हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हो? लाइक दिस। आप मेरी बात को समझो? क्योंकि मैंने आपको एक जनरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है जिसकी बेसिस पे आप किसी भी किस्म का कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक करके भी दिखाऊँगी और उसका मैंने एक तरीके से आपको कह लो कि ना प्रॉपर इन सारे पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए मैंने रिटन फॉर्म के अंदर वो शेयर कर रही हूँ आपसे। और सबसे ज़्यादा नॉर्मली हमारा ये ऑब्जेक्शन होता है, आई डोंट हैव मनी। अगर आप लोगों को भी सबसे ज़्यादा आता है तो आप लाइक के बटन पे हिट कर देना ताकि मुझे भी आइडिया हो कि कितना लोग इसको रिलेटेबल फ़ील कर रहे हैं। आई डोंट हैव मनी ये सबसे ज़्यादा नॉर्मली हमारा जो है ऑब्जेक्शन आता है और हर किसी को आता है, इट्स ओके इसको मास्टर करना है हमने, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ कोई भी क्लाइंट कनेक्टेड है आमना और उसने मुझे आगे से प्रॉपर्ली एक ऑब्जेक्शन दिया कि भई मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करने के बाद कि हाँ जी, आपको मनी का ही इश्यू है, उसके बाद मैं ये चीज़ करूँगी कि मैं एम्पैथेटिक होते हुए उसके साथ अपने कह लो कि एग्रीमेंट की तरफ आऊँगी कि येस आई टोटली एग्री विद यू इन दिस केस। सो मैं उनसे ये कहूँगी कि आमना मुझे टोटली आपकी बात समझ में आ गई, आई अंडरस्टैंड, आई गेट इट। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि बिल्कुल जब मंथ का लास्ट आता है, अभी भी कई दिन पड़े होते हैं लेकिन हमारी इनकम बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, पे खत्म हो चुकी होती है और हम लोग बड़ी मुश्किल से गुज़ारा कर रहे होते हैं और हमें यही होता है कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल 10 तारीख को सैलरी आनी है तो तभी हम ग्रोसरी लेने जाएँगे, तभी बाकी के बिल्स पे होंगे, तभी सारा कुछ हो रहा होगा। लेकिन महीने के एंड के जो वो 1 हफ्ता होता है वो बहुत मुश्किल से गुज़र रहा होता है, जस्ट इसीलिए कि सैलरी मौजूद नहीं होती और आजकल वैसी महँगाई इतनी ज़्यादा है। तो मैंने भी जब इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में सोचा था कि मुझे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो मैं इतनी श्योर नहीं थी कि क्या ये बिल्कुल एक सही आइडिया है कि मुझे यहाँ पर इतने पैसे लगा देने चाहिए। इतने पैसे मैं अगर यहाँ पे लगा दूँगी तो मैं किस तरह से आगे बढ़ रही होंगी, मैं भी श्योर नहीं थी। लेकिन मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, अगर मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रही अपनी लाइफ़ में, तो मेरी लाइफ़ में कुछ भी चेंज होगा ही नहीं। असल फेलियर तो ये है कि मैं आज भी उसी पोज़ीशन पे हूँ और मैं 10 साल बाद भी उसी पोज़ीशन पे हूँ। अगर मैं यहाँ से मूव ही नहीं करूँगी तो मेरे पास क्या तरीका है या क्या रास्ता है कि मैं किसी भी तरीके से अगला एक स्टेप ले सकती हूँ। तो मुझे ये चीज़ समझ में बहुत अच्छे से आ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि अगले 5 साल भी मेरे पिछले 5 साल की तरह ही नज़र आ रहे हों। मैं ये चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर कर सकूँ। तो मैंने उसके लिए रास्ता निकाला। हाँ, और मुझे इस चीज़ का भी अंदाज़ा हुआ कि इट वाज़ नॉट रियली अबाउट द मनी। मुझे सिर्फ़ पैसे का प्रॉब्लम नहीं था। मेरा एक्चुअल मसला ये था कि मुझे खुद पर यकीन नहीं था। मुझे मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चीज़ फ़ील हो रही थी कि पता नहीं मैं कर सकती हूँ या नहीं। लेकिन फिर मैंने खुद से पूछा कि मुझे कैसा फ्यूचर चाहिए अपने लिए?
मेरी फैमिली के लिए। क्या मुझे डार्क फ्यूचर चाहिए? नहीं। क्या मुझे ब्राइट फ्यूचर चाहिए? यस, मुझे अच्छा फ्यूचर चाहिए था। तो लेट मी आस्क यू आमना, अगर आप अपनी सिचुएशन को प्रॉपर्ली देखो और रियलाइज करो कि चेंज किए बगैर, उसको उसके अंदर कोई स्टेप न्यू एडअप किए बगैर आपकी जिंदगी बिल्कुल सेम रहेगी, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ मनी फाइंड कर सकते हो, आप फिर भी पैसे अरेंज कर सकते हो, आप सोल्यूशन निकाल सकते हो? अब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर यही होगा कि यस, आई थिंक आई कुड। और वो ये भी पूछेंगे कि मैं करना तो चाहती हूँ, या इस तरह से कोई ना कोई बात जरूर बोलेंगे, और ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आता है, मैंने इसको ट्राई किया हुआ है तो सर दैट्स द रीजन। आप इसके स्क्रिप्ट को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, डोंट फॉलो द एग्जैक्ट सेम थिंग विद एवरीबडी। हाँ, आप इसके अंदर थोड़े से चेंजेस लेकर आ सकते हो डिपेंडिंग ऑन दैट पर्सन, उसके पीछे से क्या स्टोरी है, उसकी क्या पेन पॉइंट्स हैं, उसकी क्या डिजायर्स है, उसको बीच में इनकॉर्पोरेट करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे उनका ये रिस्पॉन्स आएंगे कि हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ, आप मुझे तरीके बताएं, समथिंग लाइक दैट, इस तरह का वो कोई रिस्पॉन्स दे देंगी। उसके बाद मैं उनसे कहूंगी, आपने सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए बात करनी है, एक स्टोरी बतानी है और फिर क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब अगर आपकी स्टोरी वहां पर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रही, फॉर एग्जाम्पल आमना कोई हाउस वाइफ है, ठीक है, और मैं अगर स्टूडेंट हूँ, तो मेरी स्टोरी उनके साथ कनेक्ट नहीं कर रही है, मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे किसी और की स्टोरी को एडअप कर दूंगी, कि जैसे मेरी टीम के अंदर फॉर एग्जाम्पल मिस XYZ हैं, और यहाँ पर मैं आपको उनकी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी, ब्ला 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 ब्ला, कि उन्होंने वो चीज कैसे डन की, ठीक है, क्योंकि हाउसवाइफ जिस तरह से अपनी अमाउंट अरेंज कर सकती है, वैसे एक स्टूडेंट नहीं कर सकता, जैसे जॉब प्रोफेशनल कर सकता है उस तरीके से कोई और पर्सन नहीं कर सकता, तो ये हर पर्सन के लिए डिफर करता है, हर पर्सन के लिए मुख्तलिफ है। तो मैंने आपको हमेशा यही कहा कि अपने प्रोस्पेक्ट पे, अपनी लीव पे एक होमवर्क डन करके जाएं, राइट। तो आपने ये चीज पूछनी है कि जब आपने उनको सारी स्टोरी बता दी, फिर उससे पूछो कि अगर आप उनकी जगह पर होते तो आप क्या कंक्लूजन निकालते, आप उसका क्या आपका नतीजा निकलता, ठीक है। सो यहाँ पर बताने का मकसद क्या है कि आई डोंट हैव मनी के पीछे जो उनका एक्चुअल मसला था, जो एक्चुअल ऑब्जेक्शन था, जो हमने रीफ्रेम किया, वो ये था कि वो कैपेबल अपने आप को फील नहीं कर रही थी, उनको ये डर था कि कल को उन्होंने पैसे लगा भी दिए तो क्या पता नहीं वो अर्न कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, उनके पैसे जाया हो गए तो क्या होगा। दैट वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम बिहाइंड, वो एक्चुअल चैलेंज था उनके लिए, वो एक्चुअल ऑब्जेक्शन था उनका। तो हमने उसको रीफ्रेम कर दिया, उनके माइंड को इस चीज की तरफ डाइवर्ट कर दिया एक्चुअल प्रॉब्लम की साइड पर, हमने सारी कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल में ले लिया बाय बीइंग एम्पैथिक, ठीक है। एंड उसके बाद आप इसको जो है किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, आप सिंपली वहां पर ये बात बोलो कि मुझे ये चीज समझ में आई है कि मेरा जो असल में प्रॉब्लम था वो पैसे का नहीं, बल्कि इस चीज का था कि मैं पता नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, और जब मैंने इन सब चीजों को देखा और मैंने फाइनलाइज किया, मैंने प्रॉपर अपनी एक रिपोर्ट बनाई, अपना होमवर्क डन किया, अपनी सब चीजों को प्रॉपर प्लान को देखा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीज मैं कर सकती हूँ। अगर कोई मुझे सिखाने वाला है तो मैं 100% कर सकती हूँ। एंड मुझे लगता है कि जब मैं ये चीज कर सकती हूँ, तो आई बिलीव आमना तुम भी कर सकती हो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम इसको मिलकर लेकर चलेंगे। If I can, girl, you can do it as well. I believe in you. You have to believe in yourself. ट्रस्ट मी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो हो उनसे बात कर सकते हो। तो ये वाला एक कनेक्शन आपने बिल्टअप करना है, और आप एम्पैथेटिक रहते हुए उस सब चीजों को डन कर पाओ, सही है। सो लास्ट थिंग मैं आपको यहाँ पे यही बोलूंगी कि आपको कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, आपको उसके अंदर एकदम ऑफेंसिव नहीं होना, ठीक है, कि आप एकदम उससे तंग आ जाओ, गुस्से में आ जाओ कि तुमने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, वैसे क्यों कह दिया। ऑलवेज रिमेंबर, be very patient, be very calm, this makes you attractive. सेकेंडली, आपने डिफेंसिव नहीं होना, एकदम आप अपने आप को प्रोटेक्ट ना करने लग जाओ, नहीं नहीं आप गलत समझ रही हैं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये समझाना चाह रही थी, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे नहीं करना। डिफेंसिव नहीं होना किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। एंड लास्टली, आपने पुश ही नहीं होना, उसके पीछे नहीं पड़ जाना, नहीं नहीं आपको तो अमाउंट अरेंज करनी पड़ेगी, आपने तो मुझसे इतने दिन की ट्रेनिंग ली, आपने मुझसे कहा था कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप अमाउंट अरेंज कर सकती हो, और अब आपने ऐसी बात कर दी, आप होती कौन है इस तरह की बात करने वाली, आप अनप्रोफेशनल हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने रैपिंग नहीं करनी, ठीक है, डोंट रैप। तो आपने वो वाली हरकत नहीं करनी, डोंट बी सो पुशी अबाउट इट, आपने सेल्सी नहीं बनना। आपने जस्ट इस चीज पे फोकस करना है कि उनको क्या चैलेंज आ रहा है, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम मौजूद है, और आपने उसका प्रॉपर सोल्यूशन निकालना है। और जो प्रॉब्लम्स उन्होंने आपने बताए थे, उनको आपने अपने देखना है कि आपकी कंपनी में, आपके मार्केटिंग प्लान में वो चीजें किस तरह से कनेक्ट होती हैं और उसको सॉल्व करती हैं, आपने उसका रिस्पॉन्स उनको प्रोवाइड करना है, ठीक है। इस बेसिस के ऊपर आप बहुत इजीली जो हो आराम से अगले पर्सन को सेटिस्फाई कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट ट्रेनिंग हमारी होगी पावरफुल पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर, बिकॉज ऑब्वियसली
आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, आप किस तरीके से बात करते हो, हर चीज़ मैटर करती है। और मैंने पहले भी बताया, आपके पास भले जितना मर्ज़ी नॉलेज हो, लेकिन अगर आपको बोलना सही तरीके से नहीं आता माय फ्रेंड्स, देन दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर होगी, वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। मेक श्योर टू सब्सक्राइब ताकि आप बेल आइकन को ऑन कर सको और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वो वीडियो अपलोड होती है, एंड यू गाइस आर गोइंग टू लव इट टोटली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।